नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आज हम 67वीं बीपीएससी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ का अलग से वीडियो बनाइए, तो मैथ का मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाते हैं और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए कि ये मैथ का अलग से वीडियो बनाना सही है या गलत है, या फिर जो पूरे क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो जैसा भी होगा अपने सुझाव दीजिएगा। और अगर कुछ लोग बीपीएससी से रिलेटेड हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपके लिए एक या तो टेलीग्राम पे या तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया जाएगा जो सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वहाँ पे। और बीपीएससी के लिए अच्छे से तैयारी कराई जाएगी और जो भी नोट्स होगा, जो भी पीडीएफ होगा, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा। तो आप सब लोग बस कमेंट करिएगा। और एक बात बता दूँ कि ये जो ग्रुप होगा या जो कुछ भी मेरे पास होगा उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि ग्रुप बना के आपसे पैसा लिया जाएगा, सब कुछ फ्री रहेगा। और उस ग्रुप में बेसिकली मैथ से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसीलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का क्वेश्चन कराना, सॉल्व कराना। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, ये मैंने एक प्रैक्टिस सेट से उसको लिया है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले अगर आप लोग ब्याज का जो परसेंटेज उसको समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। बिना किसी फार्मूले के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं फार्मूले वाला बता देता हूँ कि फार्मूला जो होता है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज बराबर होता है P/R/T/100। ये फार्मूला होता है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अब SI दिया है 1,080 SI दिया है। P यानी कि मूलधन, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, 3,000 दिया है। रेट 1212 दिया है। और T आपसे पूछा है और इसके बटे 100 होता है तो उसको लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 जीरो कट गया और 12 से काटेंगे, ये 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया। और 12 और 3 36, 36 तियाँ 108, यानी कि टी कितना आ गया, टी आ गया 3 वर्ष आ गया। ठीक, ये तो फार्मूले पे हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना फार्मूले के आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए रेट को आप समझ लीजिए पहले। रेट यानी कि अगर 100 रुपया है तो आपको 12 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। 12% वार्षिक दर से मतलब यही है कि एक साल में अगर 100 रुपया आप लोन लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसका ब्याज 12 रुपया होगा। तो बताइए 100 रुपये में 12 रुपया देना पड़ रहा है तो 1,000 में कितना देना पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 में एक जीरो लगा दिए तो आप भी 112 में एक जीरो लगा दिए 120 होगा। अब 1,000 का एक साल में 120 रुपया अगर ब्याज है तो 3,000 कितना हो जाएगा। तो 3,000 का एक साल में, यहाँ पे देखिए 1,000 था, यहाँ पे 3,000 किया गया तो 3 से गुणा किया गया तो आप भी 3 से गुणा कर दीजिए। तो 12×3=36 यानी कि 360 रुपया हो जाएगा। एक साल का 360 रुपया हो जाएगा। तो सोचिए 3,000 रुपया मान लीजिए किसी को आपने दिया या किसी से लिया है और उसका ब्याज 360 रुपया है। तो अगर ये एक साल में है तो आप सबको पता हो कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बराबर होता है। तो एक साल में 360 रुपया, फिर अगले साल भी 360 रुपया हो जाएगा, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। फिर एक साल बाद फिर तीसरे साल का हो जाएगा तो 720, फिर 360 जोड़ेंगे तो 1,080 आ जाएगा। यानी कि पूछा है कि 3,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कितने दिन में या कितने वर्ष में 1,080 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 3 साल में 180 रुपया हो जाएगा, 1,080 रुपया हो जाएगा। तो ये था करने का तरीका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों इसमें पूछा है लघुत्तम समापवर्त निकालना है आपको। तो 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 इसका लघुत्तम यानी कि LCM निकालना है।
मैं आपको एलसीएम निकालने का एक तरीका बताता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले समझा दूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है 5, 10, 15 नंबर ले लेते हैं, ठीक। ये नंबर, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए, और आपके एग्जाम में बस छोटे छोटे नंबर आएंगे, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं आएगा एलसीएम से एचसीएफ से रिलेटेड। तो आज एलसीएम निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप चुन लीजिए। तो सबसे बड़ा नंबर 15 है, तो 15 का पहाड़ा एक बार पढ़िए। तो 15 एकम 15, और 5 से भाग जा रहा है 15 में, हाँ जा रहा है। 10 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। भाग जाने का मतलब पूरा पूरा कट जाता हो। तो 10 से भाग नहीं जाएगा। तो 15 का पहाड़ा दो बार पढ़िए। तो 15 दूना 30। तो 5 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। 10 से जाएगा, ठीक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। इसी तरह चलिए मैं एक नंबर और 3, 4 और 8 नंबर ले लेता हूँ, ठीक। तो 8 नंबर, तो ये मान लीजिए कोई नंबर है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर चुनिए। तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़िए। 8 एकम 8। 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, लेकिन अगर 3 से नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों से भाग जाना जरूरी है। तो 8 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे, 16। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 8 त्रिक 24। 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। 4 से जाएगा, यानी कि 8 का अगर 24 कर लेंगे, 24 3 बार पढ़ा पढ़ेंगे, तो 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। तो इस तरह आप बिना कॉपी पेन उठाए भी एलसीएम निकाल सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। इस पे मैं अलग से ही एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको एग्जाम में कर पाएँ। और आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करिएगा, चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न है, आपसे पूछा है, एलसीएम पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। तो ये मैंने नंबर का बता दिया, लेकिन अगर भिन्न में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, उसका एलसीएम पूछा जा रहा हो, तो जो पूछा जाए ऊपर वाले को वही निकाल दीजिए। ऊपर वाले का मतलब है कि अंश का, वही निकाल दीजिए। ये ऊपर है, ये अंश है, ये हर होता है। तो लघुत्तम पूछा है, तो इन सब नंबर का लघुत्तम निकाल दीजिए आप। अब 2, 4, 5, 7 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। और अभी मैंने आपको नीचे बताया, एलसीएम जो होता है वो सभी नंबर से डिवाइड होता है। तो आप चाहें तो 2, 4, 5, 7 का जो एलसीएम है, अगर आपको नहीं निकालना है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो भिन्न भिन्न का जो एलसीएम निकालना है, तो भिन्न का जो ऊपर वाला यानी कि जो अंश होता है उसका एलसीएम निकालना है, यानी कि 2, 4, 5, 7 का एलसीएम निकालना है। तो 2, 4, 5, 7 का एलसीएम एक होगा, नहीं होगा। 35 होगा, 35 नहीं होगा, क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा, ठीक। एक होगा, नहीं होगा। 140 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 से भी चला जाएगा भाग, 4 से भी, 5 से भी, 7 से भी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 140/3 होगा। यानी कि 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का एलसीएम जो होगा, यानी कि लघुत्तम समापर्त, वो 140/3 होगा। अब 140/3 कैसे आया है? 2, 4, 5, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 140 आ जाएगा, और 3, 9, 6, 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। आरेख को देख के बताना है कि उन जो तीनों खेल खेलते हैं। तो इसका एक तरीका होता है कि आप ये तो देख लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज है, टाइम कम है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में दिया है कि ए तीनों खेल खेल रहा, नहीं, ए सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है, ठीक। ये तो ये वाला कट गया। बी वाले में जाइए, जी। जी देखिए, जी यहाँ पे है, दो खेल खेल रहा है, ठीक, तो जी भी कट गया, जो तीनों, ठीक। डी, डी देखिए, डी बीच में है, तो ये तीनों खेल खेला। ई खेल रहा है, ई सिर्फ दो खेल खेला, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी जो है वो तीनों खेल खेल रहा है। यहाँ पे देखिए डी बीच में है, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि प्लस का अर्थ देखिए, प्लस यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, और गुणे का अर्थ भाग है, और माइनस का प्लस हो जा रहा है, और भाग का हो जा रहा है माइनस हो जा रहा है, ठीक। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे देखिए नंबरिंग कर दीजिए, 20, 8, 4, 3, 2, ऐसे नंबर लिख लीजिए। माइनस, माइनस का क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। गुणा, गुणे का क्या हो जा रहा है? गुणे का भाग हो जा रहा है। और उसके बाद
भाग है, भाग का माइनस हो जा रहा है और प्लस का गुणा हो जा रहा है। ठीक, इसको कर लीजिए। तो हाँ, इसको देखिए, भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 में भाग करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाता है तो 2 हो जाएगा, और 20 और 2 22 हो जाएगा ये, और 3 दूना 6, तो 22 में से 6 घटाएंगे तो 16 इसका सही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात किया गया कि ये भाज्य नंबर दिया हुआ और भागफल 52 है तथा शेषफल 52 से अधिक किंतु 104 से कम होना चाहिए। तो इसको आप जो पुराना तरीका हो तो उसी से करिएगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ठीक, अब कह रहा है कि भागफल 52 ही आएगा, भागफल 52 आएगा। अब भाजक आपको ऑप्शन से चुन लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए आप चुनते हैं कि 722, ठीक, इससे भाग करेंगे। अब चेक कर लेंगे अगर भागफल इसका जो शेष है वो 52 से अधिक और 104 से कम आ रहा है तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन चुन लेंगे आप। तो देखिए 5 से 722 में 5 से अगर भाग करेंगे, पहले देखिए पहला नंबर 5 है, ये भागफल आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11, 5 सत्ते 35, 1 36, 9 5 और 1, ये कट गया और ये 3 नीचे कर लेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे। और ये एग्जाम ये दिया हुआ प्रश्न में ये 2 दिया हुआ है तो इसमें भाग करेंगे। 2 से करेंगे तो 4 4 14, 9, 13 में से 4 गया 9, 9 आ जाएगा, और 8 में से 4 गया 4 और 1, यानी कि 149 शेषफल 149 आ रहा है। लेकिन शेषफल जो है 104 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तथा 52 से अधिक किंतु 104 से कम। हाँ, 52 से अधिक होना चाहिए, यानी कि 52 से छोटा होना चाहिए, और 104 से कम होना चाहिए। तो ये 104 से अधिक है तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। आप तुरंत अगला नंबर ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 52 तो आपको लिखना ही है, तो 5 से अगर करेंगे तो 36 115 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं घटा के लिख दे रहा हूँ जल्दी से। 154 घटाएंगे इसमें से आएगा, और 3 ये नीचे लिख देंगे। उसके बाद 2 से भी भाग करना है, तो 2 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। आप देखिए, 2 2 3 6, 2 दूने 4, 2 7 14, तो घटाएंगे इसको तो 7 और 9 आ जाएगा। तो यानी कि देखिए 107 सिर्फ 97 आ रहा है, तो ये 52 से अधिक है, 104 से कम है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह आसानी से कर सकते हैं। देखिए, भागफल दिया हुआ है और भाज्य दिया हुआ, तो भाजक से आप ऑप्शन चुन लेंगे, कोई भी जो ऑप्शन आपको लगे कि हाँ ये इस बार भाग जा सकता है, तो उस तरह 1 2 बार करेंगे तो जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तैयार है, और उसमें 1/5 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष हैं, और उनमें 5%। अब देखिए इस प्रश्न को आप पढ़िए, और इस प्रश्न को सॉल्व करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। देखिए ऑप्शन में अगर नंबर ना दिया हो, नंबर यानी कि कुछ जैसे 3200, 5200, 8200, इस तरह नंबर नहीं दिया, सब परसेंटेज में दिया है या फिर अनुपात में दिया हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये जो जीरो उसको काट दीजिए। जैसे 25,000 है तो इसको आप 25,000 25 मान के चलिए कि एक गांव की जनसंख्या 25 है। 25 में क्या कर रहा है कि 1/5 स्त्रियां हैं, तो 25 का अगर 1/5 निकालेंगे आप, तो 25 का 1/5 5 आएगा। यानी कि किसी गांव में जनसंख्या 25 है, उसका 1/5 यानी कि 5 आएगा। 5 स्त्री है, मैं लिख दे रहा हूँ स्त्री, और 20 जो बचेगा वो पुरुष है। ठीक, अब कह रहा है कि स्त्रियां कितनी परसेंट अशिक्षित, देखिए क्या पूछा है, शिक्षित, कुल शिक्षित परसेंटेज पूछा है, तो जो पूछा जाता है वही निकाल लीजिए। तो अगर 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तो 60% शिक्षित होंगी। तो 5 का 60% निकालते हैं,
और पुरुष बोला कि पुरुष 5% अशिक्षित हैं, तो यानी कि 95% पुरुष शिक्षित होंगे। तो 5 का 60%, ठीक, तो 5 का 60% 3 आ गया, यानी कि 3 स्त्रियां शिक्षित हैं, और 20 का 5% पुरुष अशिक्षित हैं, तो 95% पुरुष क्या होंगे, शिक्षित होंगे। तो 20 पंचे 100, और 5 से अगर काटेंगे इसको तो 19 आ जाएगा, 19 पचे 95, यानी कि 19 लोग इधर शिक्षित हैं और 3 लोग इधर शिक्षित हैं, यानी कुल कितने लोग शिक्षित हैं, कुल शिक्षित हैं, कुल 22 लोग शिक्षित हैं, कुल 22 लोग शिक्षित हैं। और टोटल जो जनसंख्या हमने माना था, टोटल जनसंख्या कितना माना था, 25 माना था। अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 88% इसका सही जवाब आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 88 होगा। तो जो भी स्टूडेंट, देखिए 88 इसका राइट आंसर होगा। अब मैं बता दूं कि अगर आप 25,000 मान के भी करेंगे तब भी इसका आंसर यही आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा 0 0 लिखने में भी समस्या होगी और आपको भी एग्जाम में समस्या होगी। तो आप क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि नंबर का कोई यूज नहीं है, अगर सिर्फ गांव की जनसंख्या एक बार दिया हुआ है और उसके बाद कोई नंबर यूज नहीं है, ना ही आंसर में ना ही ऑप्शन में, तो क्या करेंगे आप, उसको छोटा कर दीजिए, उसको 2500 को 25,000 को 25 ही मान लीजिए, और सिर्फ बटन दिया है यहाँ पे, तो सबका अनुपात परसेंटेज सब सेम ही आएगा। तो इसका राइट आंसर 88% होगा, और आप लोग 25,000 मान के एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कर ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो जैसे मान लीजिए ए, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आप लोग लिखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी क्या है, उसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक, इतना करने से पहले आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा, मैंने अभी आपको बताया एलसीएम निकालने का तरीका, कि जो बड़ा नंबर हो पहले उसको आप एक बार पहाड़ा पढ़िए। 18 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 18 कम 18, 12 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 18 दूना 36 लिख लीजिए। तो 12 से भाग जाएगा, हाँ 12 से भाग चला जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 36। अब ये जो एलसीएम है ये टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क होता है, एलसीएम ये जो आता है टोटल वर्क होता है। अब ए 12 से भाग देंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, और 18 से भाग देंगे तो 36 2 हो जाएगा। तो अब इसका काम खत्म हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इतना ये जितने भी टाइम एंड वर्क के जो समय और कार्य वाले सवाल होते हैं, सब में पहले इतना आप कर लीजिएगा, कि पहले लिख लीजिए कि जी कितना दिन में करता है, फिर बी कितना दिन में करता है, फिर दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है, और फिर टोटल वर्क में उनके दिन से भाग करेंगे, तो जो 3 और 2 आया है वो एक दिन का काम है। ठीक, अब चलते हैं आगे, प्रश्न पढ़ते हैं कि वे 2 दिन काम करते हैं, वे 2 दिन एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ काम करेंगे, तो ए प्लस बी कर दीजिए। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 काम, 5 काम कर लेंगे। तो ये एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 दिन में कर लेंगे 10 काम कर लेंगे। यहाँ से 2 से गुणा, 2 दिन मतलब ये 2 दिन है, ठीक, तो 2 से गुणा करते हैं 10 दिन, यानी कि 2 दिन में वो लोग 10 काम कर लेंगे, और टोटल काम कितना है, टोटल 36 काम है। अब 36 ईंट लगाना हो या 36 पेड़ लगाना, कोई भी 36 कुर्सी बनाना, कोई भी 36 काम है, ठीक। तो 2 दिन में ए और बी मिलकर 10 काम कर लिए हैं, तो 26 काम बचा हुआ है, ठीक। तो अब 26 काम बचा हुआ है, तो कह रहा है कि शेष काम को, यानी कि 26 काम को बी कितने दिन में करेगा। तो बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। मैं अलग अलग कलर से बताता हूँ, बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो और 36 काम करना हो, अरे 26 काम करना है, 26 काम बचा हुआ है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 से भाग कर देंगे, तो 13 दिन में पूरा काम वो कर लेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसको 13 दिन और लगेगा, बाकी पूरा काम हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला प्रश्न है, लेकिन मैं इसको आपको आसान तरीके में बता दूंगा, कि थोड़ा सा उसमें भी कैलकुलेशन लग जाएगा। ये कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक,
बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक सभी से अधिक है और सभी बराबर है, ए का भाग क्या होगा। तो देखिए इस ये बुक में इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दिया हुआ था, इतना लंबा दिया हुआ था। इसका आंसर जो है वो 150 आएगा, इतना लंबा दिया हुआ था। लेकिन आपको इस तरह से एग्जाम में नहीं करना है, आपको एग्जाम में करना है ऑप्शन से करना है, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करने का तरीका आना चाहिए आपको। अब चलिए इसमें 100 150 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन मैं आपको सबसे छोटा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उससे चेक करके बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। अब कह रहा है कि ए का भाग, तो आप मान लीजिए कि 600 रुपये को 3 भागों में विभाजित किया गया और ए का जो भाग है वो 140 है। तो यहाँ पे कह रहा है ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए 600 रुपया है, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है, ए बी सी। हमको किसी का भाग नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं ऑप्शन देख के कि ए का पूछा गया, तो ए का मान लेते हैं 140 रुपया भाग है ए का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए का प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक। तो ए का भाग कितना है, 140 माना गया है, उसका 2/5 से 40 अधिक, तो 40 अधिक। ठीक, इसको इतना कर लीजिए, तो 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40 और 28 दूना 56। ठीक है, 28 दूना 56 हो गया और ये 40 जोड़ देंगे तो 96 आ जाएगा। तो यानी कि ए को अगर हम 140 मानते हैं तो ए का 2/5 से 40 अधिक 96 आएगा। अब ये 96 जो है, ये 96 बी के 2/7 से 20 अधिक ये सब बराबर है और ये सी के भी बराबर है। तो आप इसको 96 को, तो 96 जो है किसके बराबर है, भाग बी के 2/7 से 20 अधिक है ये। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये देखिए 20 इधर है तो इधर जाएगा, जो घट घट जाएगा तो 76 आ जाएगा। और यहाँ से आपको बी का वैल्यू निकालना है, तो इसको इस भाग वाले इसको भी पूरा भेज देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू ये बी आ जाएगा। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप सब उसको समझिएगा, नहीं कोई दिक्कत होगा तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से टेलीग्राम पे अपने उसको सॉल्व करके डाल दूंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगी, अगर आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करेंगे तो मैं टेलीग्राम पे उसको अपने कॉपी पे सॉल्व करके उसको वहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, तो 38 का और 7 से गुणा करेंगे, 38 ये 38 आया तो 38 का 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 266 आ जाएगा। यानी कि बी का भाग कितना आ जाएगा, 266 आ जाएगा। बी का आ गया 266 आ गया। ठीक, बी का 266 आ गया। अब सी का भी उसी तरह निकाल लेंगे कि जो 96 है, 96 जो है वो सी भाग के 9/17 से 10 अधिक है। ठीक, 9/17 से 10 अधिक है। तो इसको जब इधर जाके घटाएंगे तो 96 माइनस 10 कर देंगे तो 86 आ जाएगा। और यहाँ आपको सी की वैल्यू निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 17/9 कर देंगे इक्वल टू सी कर देंगे। अब देखिए 9 दूना 18 होता है, तो इसको लगभग अगर आप 2 मान लीजिए तो 2 से कट जाएगा, तो 86 टू जा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 86 इंटू 2, तो 8 दूनी 16, 2 छक 12 के 2, 8 दूनी 16, 16 एक 17, तो 172 के आसपास, लगभग 172 आ रहा है। ठीक है, इसको करेंगे तो लगभग 172 आ जाएगा। अब चलिए ये लगभग 100, ये 172 पूरा, लेकिन 172 के लगभग आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे 140, 266 और 172 जोड़ेंगे इसको तो 578 आएगा। लेकिन आपको आना चाहिए था 600 आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो डी है ये गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप 150 को मान के करेंगे तो 150 मान लिए तो 150 मान लेंगे
तो ए का 2/5 से कितना 40 अधिक है। मैं इसको मिटा के इसको एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये अब अगर आप 150 मानते हैं, 150 मानेंगे तो 150 का 2/5 से 40 अधिक, तो 5 से 5 या 15, 30, 30 दूना 60, 60 से 40 अधिक यानी कि 100 आएगा। ये 100 आएगा। ठीक, तो 100 को बराबर करेंगे बी के 2/7 से 20 अधिक। इस तरह आप बराबर कर लेंगे तो यहाँ से बी को निकल जाएगी। तो ए को आपने 150 माना था, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा इसमें। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा 150 हो जाएगा। आप देखिए इस बुक में भी बहुत लेंथी तरीके से बताया गया है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे एग्जाम में तो जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9वां है, लेकिन ये 49 दिया हुआ है क्योंकि मतलब 41 से लेके 50 तक आपको दिया हुआ था, मैथ के क्वेश्चन दिए हुए थे प्रैक्टिस सेट में। तो ये कह रहा है कि देखिए टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 5% की हानि होती है। तो लाभ और हानि वाले सवाल को जो लोग नहीं जानते हैं सॉल्व करना, मैं उनको बता दूं कि जो क्रय मूल्य होता है उसको हमेशा 100% मानते हैं। 100% निकाल लिए तो मतलब क्रय मूल्य का वैल्यू निकाल लिए। एक बात आप ये ध्यान रखिए। और जो हानि होता है वो 100 में से घटा देते हैं। जैसे 5% की हानि हुई है तो यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 95%। ठीक, 5% की हानि यानी कि 95। अगर 5% का लाभ होता तो आप कहते 105%। ठीक, तो 5% की हानि हुई तो 95 की वैल्यू कितनी है, 950 रुपये है। तो आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 95/95 ये 100 है। ठीक, तो 95, 95 एकम 10 यानी कि 1000 आ गया। यानी कि 100 क्या होता है, 100 क्रय मूल्य होता है। यानी कि जो क्रय मूल्य है 100 क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इस बात को मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपये आ गया। ठीक, और विक्रय मूल्य कितना है, 1040 है। तो आपको बताना है कि कितना लाभ हो रहा है, कितना और कितने % का लाभ हो रहा है, आपको ये बताना है। तो 1000 क्रय मूल्य है, 1040 रुपया विक्रय मूल्य है। तो लाभ पहले पहले लिखते हैं लाभ, तो लाभ 40 का है, 40 रुपये का लाभ है। और क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, तो क्रय मूल्य कितना 1000 है। और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, यानी कि आपको 4% का लाभ होगा। देखते हैं, हाँ 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये लास्ट प्रश्न है। ये दिया हो कि x + 1/x का स्क्वायर का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो आपको x पे घात 72 + 66, ये x पे घात 54, 36, 24 इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपको बीजगणित से संबंधित सवाल नहीं आते हैं तो। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा। और x + 1/x का स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये 3 दिया हुआ है तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं x पे पावर 6 + 1 = 0। अब x + 1/x का स्क्वायर 3, और उसके बाद मैंने ये लिख दिया है x पे पावर 6 + 1 = 0। उसके बाद मैंने ये कहाँ से आया दोस्तों, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं हाथ से अपने सॉल्व करके वहाँ पे पूरा डिटेल में, वहाँ पे मैं एक फ़ोटो अपलोड कर दूंगा। तो आप उसको देख के वहाँ से सीख लीजिएगा, क्योंकि ये छोटा स्क्रीन है, इस पर मैं नहीं लिख सकता हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट PDF होगा तो मैं वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी थोड़ा सा सीख सकते हैं। ठीक है, अब x पे पावर 6 + 1 = 0, तो x पे पावर 6 = -1 हो जाएगा। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिए, ये हो जाएगा। और x + 1/x का होल स्क्वायर = 3, तो वहाँ से ये x पे पावर 6 + 1 कैसे आया, ये आप टेलीग्राम पे जाके एक फ़ोटो देख के पूरा अच्छे से सीख सकते हैं। अब चलिए, ये x पे पावर 6 जो है -1 आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं
अब देखिए x पावर 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 6, देखिए 72, देखिए जो पावर के ऊपर पावर होता है वो गुणा हो जाता है। जैसे x पावर 6 है, फिर पावर पे 12 है, तो 12 का गुणा 6 में हो तो 12 6 72 हो जाएगा, तो वैल्यू वही हो जाएगी। ठीक, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। तो 66 का लिख सकते हैं, x के पावर 6 पे फिर पावर 11 लगा दीजिए, प्लस x पावर 6, इसको 54 लगा, 54 है तो 9 लिख दीजिए। ठीक, प्लस x पावर 6 को 6 लिख सकते हैं। x पावर ये 36 को 6 लिख दिए, और फिर उसके ऊपर पावर 6 लगेगा, 6 तो 36 होगा, तो x पावर 6 को 4 लिख देंगे, और x पावर यहाँ पे x की पावर 6 है ही, प्लस 1। ठीक है, इसको देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 6 का वैल्यू -1 लिखना है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे x पावर 6 है, 6 का वैल्यू -1, तो देखिए -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, अगर क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू -1 आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर सम संख्या अगर उसके पावर पे रहता है तो वो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाता है, अगर विषम संख्या रहता है तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या है, तो सम संख्या है तो x पावर 6, अगर वैल्यू -1 है तो सम संख्या है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखिए x पावर 6 का वैल्यू -1 रखेंगे, यहाँ पे विषम संख्या है तो ये -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 है तो -1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, ये 6 था तो +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी विषम संख्या सम संख्या है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी x पावर -1 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से, +1 है तो कल ये देखिए ये कट गया, और ये 2 ये कट गया। ठीक, इसका राइट आंसर 1 आ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये थोड़ा सा आपको ये वाला स्टेप नहीं समझ में आएगा तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से लिख के समझा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी फीडबैक होगा, कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।